नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए। ठीक है, तो आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 138 पार्ट तक देख लिया था और 139वां पार्ट आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रत्येक पार्ट में 2 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखेंगे। एक आपका स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन होगा और दूसरा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और दोस्तों, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो यूपी पीसीएस 2021 का प्रीलिम्स परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दीजिए। आयोग की साइट पर लाइव हो चुका है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। और जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, अभी से आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए बाद में बहुत कम समय है और उस समय में आपको सारी चीज़ें तैयार करना ये पॉसिबल बहुत कम हो जाता है। इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा करके आप लोग चीज़ों को करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए। एटलीस्ट 2 प्रश्न को आप डेली लिखते रहिए। 2 प्रश्नों को लिखने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, बहुत लगेगा तो खींच के 1 घंटा लगेगा। तो कम से कम एटलीस्ट आप 1 घंटे आंसर राइटिंग जरूर करिए। ठीक है, और दोस्तों, समय देखिए अब एक एक दिन निकल रहा है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की अब तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। 1 घंटा आप मुख्य परीक्षा को दीजिए, बाकी का समय जो है आप प्रारंभिक परीक्षा का दीजिए। आप कितने भी घंटे पढ़ते हो, आप 5 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं, इन प्रक्रिया को आप लोगों को अपनाना है। ठीक है, आज का जो प्रश्न है वो पेपर फर्स्ट का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 277 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। लिखने से पहले वही सावधानी है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में कि भाई अगर आप फ्लो चार्ट, डायग्राम, डेटा, इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी विदेश नीति में वर्तमान में परिवर्तन जो आ रहे हैं वो किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से प्रभाव डाल रहे हैं कि भाई हम वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान बढ़ रही है, लेकिन क्या स्थानीय स्तर पर जो हमारी विदेश नीति है वो किस तरीके से कार्य कर रही है? हम स्थानीय अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, क्योंकि चाहे नेपाल का मामला हो या चाइना से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, हमारे इधर पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं। तो अनेकों संदर्भों में जो हमारी स्थानीय जो पॉलिटिक्स होती है तो वो हमारी क्या सही नहीं चल रही है? ठीक है, तो इन चीज़ों पर बात करनी है। देखिए क्या क्या परिवर्तन आए हैं। देखिए अगर हम इधर हाल ही के दिनों में देखेंगे तो हमारी अमेरिका से नज़दीकियां बढ़ी हैं, अमेरिका से नज़दीकियां बढ़ी हैं। और जहां तक कोरोना के काल के कारण, लॉकडाउन के कारण, इन सारी चीज़ों के कारण हमारे घरेलू जीडीपी जो है वो काफ़ी गिर गई, 23.9% गिर गई। ठीक है, बेरोजगारी की दर जो है वो 7.2 पहुंच गई। तो ये देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो लेन देन है, व्यापार है, वैश्विक परिदृश्य में जो विश्व बाजार है उसमें भी हमारी भागीदारी है। लेकिन जो हमारी एक रणनीति है कि अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव होना, जैसे पहले अगर देखेंगे तो आज़ादी के बाद से रूस जो है, रशिया, सोवियत यूनियन जो था वो भारत का सहयोगी था, बहुत ही पुराना सहयोगी है। और भारत की जहाँ तक बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है, गुटनिरपेक्षता को अपनाता है भारत। ठीक है, अब गुटनिरपेक्षता का ये अर्थ होता है कि आप किसी के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 गुट हैं तो दोनों गुटों में आप शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ये गुटनिरपेक्ष की जो अवधारणा आई थी ये शीत युद्ध काल में आई थी। ठीक है, जिस समय यूएसए और यूएसएसआर में बीच में अनबन चल रही थी और एक वैचारिक युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो उसके कारण यह भारत जो था उस समय अवधारणा को अपनाया, गुटनिरपेक्षता की। अब देखिए भारत अगर एक तरफ ज़्यादा झुकाव होता है,
मतलब ज़्यादा झुकता है, अमेरिका के साथ ज़्यादा झुकाव अगर बढ़ रहा है, और बाकी जो क्षेत्रीय देश हैं, ठीक है, स्थानीय देश जो हैं, उनसे हमारे कैसे रिलेशन हैं, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। चाहे श्रीलंका से हो, चाहे नेपाल से हो, नेपाल के मुद्दे अगर देखेंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत डालने वाला है। चाइना से हमारे संबंध अच्छे नहीं, पाकिस्तान से तो कभी नहीं अच्छे रहे, बांग्लादेश से भी हमारे अनबन बनती रहती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में डालती हैं और जो विदेश नीति है उसमें परिवर्तन को दर्शाती हैं। अमेरिका की जहाँ तक बात की जाती है तो अमेरिका से देखिए नाभिकीय समझौता भी हुआ है, रक्षा क्षेत्र में भी अमेरिका मदद कर रहा है, और देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में सुरक्षा परिषद में भारत का ये समर्थन भी करता है स्थायी सदस्यता के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। आतंकवाद के खिलाफ में एक संयुक्त लड़ाई की जाती है अमेरिका और भारत के द्वारा। तो इससे क्या है, यह हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो भारत का झुकाव है वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, जो कि हमारी जो स्थानीय राजनीति है उसको परिवर्तित करता है। जो एक पूर्व की देखो की तरफ की जो नीति है उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि भारत पूर्व की तरफ देखो की नीति को नहीं अपनाता है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ में भारत क्या कर रहा है कि जैसे ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास भी कर रहा है, तो जिससे हमारे यहाँ की जो स्थानीय उत्पाद हैं उन उत्पादों को मध्य एशिया और यूरोप तक पहुँचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी कुछ अच्छी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन जो एक स्थानीय पहचान है वैश्विक पहचान के सामने कम धूमिल होती चली जा रही, कम होती चली जा रही है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे पाकिस्तान को, जैसे देखिए इंडिया जो है, इंडिया हर तरीके से पाकिस्तान पर दबाव डालने की प्रयास करता है। भाई अमेरिका से चाहता है कि भाई इन पाकिस्तान को जो है किसी प्रकार से मदद ना करे, और अमेरिका ने किया भी यही, ठीक है, अमेरिका ने किया भी कि अमेरिका ने सहयोग बंद कर दिया और जो आर्थिक मदद थी वो भी बंद कर दी। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका की भी घनिष्ठता जो है वो भारत के साथ में है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि विश्व बाज़ार में अगर हम देखते हैं तो भारत की विश्व बाज़ार में भी भागीदारी भी बढ़ रही है। तो वैश्विक स्तर पर तो हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन जब स्थानीय जो स्तर है उसमें हमारी एक पकड़ जो है वो कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। और उसी देशों में अगर देखेंगे चाइना है और पाक है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, ठीक है। तो इन पर क्या है, इन पर स्थानीय राजनीति जो है इन पर चाइना का दबदबा हो रहा है, ठीक है। तो ये भारत के लिहाज से अच्छा नहीं है। भारत को पुनः वो पूर्व की देखो वाली नीति का अभी त्याग नहीं किया है और ना ही करना चाहिए, ठीक है, कि भाई हमें इस नीति पर भी कार्य करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें चली कि हाल ही के दिनों में कि अमेरिका और चीन के बीच में एक ट्रेड वार जो हुआ उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाती हैं कि भारत वैश्विक परिदृश्यों में ज़्यादा हावी हो रहा है, जो स्थानीय राजनीति है उसको थोड़ा सा उपेक्षित कर रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को लिखनी है कि भाई वैश्विक पहचान के लिए आप एक स्थानीय पहचान जो आपको मिली थी आप उसको नहीं खो सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 200 शब्द सीमा में आप लोगों को अच्छे से इस प्रश्न को लिखना है। इसकी पीडीएफ जो है यूपीपीसीएस मेंस 2021 का जो ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी अभी से आज से ही, क्योंकि देखिए अगर आज आपने नहीं स्टार्ट किया तो एक एक दिन आपकी ज़िंदगी का कम होता चला जा रहा है और ये दिन कभी भी वापस नहीं आने वाला। और जो लोग सोच रहे हैं वो सोचते रह जाएंगे और करने वाले कर कर निकल जाएंगे, जॉब लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो डिसीजन आपका है, करना क्या है। यूपीपीसीएस मेंस का जो ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पर, पेड ग्रुप है, तो उसमें आप लोग ज्वाइनिंग ले सकते हैं। 9140085178 इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा भी स्टडी ग्रुप चल रहा है तो उसको भी अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको यूपीपीसीएस मेंस 2021 के ग्रुप में ही मिल जाएगी।
आइए आज के दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है वो है आपकी 278। 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। 125 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है। शब्द सहियों का भी थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखा करें, और कोई भी प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियाँ होती है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में देखिए एक एक कोटेशन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, कुछ भी हो सकता है जो प्रश्न के अकॉर्डिंग रेलेवेंट हो। अगली चीज़ क्या है कि जैसे जो डेटा है, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, इन सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपका उत्तर का जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जो अच्छी लाइनें होती हैं उनको अंडरलाइन भी करिए। तो ये सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, भारत के संदर्भ में रोबोटिक्स के अनुप्रयोग तथा चुनौतियों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि रोबोटिक्स है क्या। रोबोटिक्स का तात्पर्य ये तो होता है कि रोबोटों का डिजाइन करना, रोबोटों का विनिर्माण यानी उनको बनाना और उसमें प्रोग्रामिंग डालना, उसका उपयोग करना, ये सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? रोबोटिक्स कहलाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें उपयोग किया जाता है। अब अगर हम वैश्विक परिदृश्य में बात करें तो विश्व में 2008 में देखिए जो कुल रोबोट थे उनकी संख्या जो थी 4.49 मिलियन थी। अब इसी को वैश्विक संदर्भों में ये बताया जा रहा है कि विश्व में 2035 में यही संख्या 3 गुना होने जा रही है। ठीक है, तो ये रोबोटिक्स क्षेत्र से संबंधित चीज़ें थी। अब रोबोटिक्स के अनुप्रयोग को हम लोग देख लेते हैं कि अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। तो देखिए, भारत के संदर्भों में अगर देखा जाएगा तो अभी मोटर वाहन जो उद्योग है उसी में, जो भारी उद्योग हैं उन्हीं में थोड़ा सा उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ अनुप्रयोग किया जा सकता है? तो इनका इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, ये गलत लिख गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में किया जा सकता है। खाद्य सामग्री, जैसे कोई भी पैकिंग वैकिंग है, जहाँ पर लोग लगते हैं, लोगों की जगह पर इनको इंसर्ट करा सकते हैं, इनको उपयोग में लाया जा सकता है रोबोट्स को। ठीक है, जहाँ पर विषम परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कोयले की खदानें हैं या सीवर हो गया, मेन होल हो गया, तो ये ऐसी जो क्रिटिकल पोजीशन जो होती हैं, ऐसी जगहों पर ये रोबोट जो हैं बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। शिक्षा में हो गया, बैंकिंग में हो गया, मोटर वाहन उद्योग में हो गया, संवेदनशील जगहें जितनी होती हैं उनमें आप रोबोट का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए एक नर्स के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए कि अगर एक व्यक्ति है जो नर्स है, ठीक है, देखभाल करने वाला, या वार्ड बॉय है, अब उसकी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें फीड करी गई हैं जो एक वार्ड या नर्स के कार्य होते हैं, अब वो कार्य एक रोबोट कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से की जा सकती हैं। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे सीवर हो गया, ये ऐसी दिक्कतें होती हैं कि जैसे यहाँ बहुत सारी गैसें होती हैं जिसके कारण बहुत बार व्यक्ति मर भी जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर रोबोट का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं रोबोटिक्स के अनुप्रयोग हम लोगों ने देखे। अब आगे की चीज़ है कि रोबोटिक्स के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो चुनौतियों को एक एक करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि जैसे देखिए, इसका अंगीकरण की जो दर है वो बहुत कम है। भाई, रोबोट, अगर आप चाहें कि मेरे घर में साफ सफाई के लिए एक रोबोट हो, तो रोबोट खरीदना आसान है? नहीं, ये महंगा है। ठीक है, इसमें अच्छे खासे पैसे लगते हैं, तो जिसके कारण इसकी अंगीकरण यानी अपनाने की दर जो है वो बहुत कम है। ठीक है, जो मानवीकृत प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाओं का भी हमारे यहाँ अभाव है कि भाई हमारे यहाँ इतना डिजिटलीकरण भी नहीं हुआ है, अवसंरचना भी नहीं है, नियोजन की जो उच्च लागत है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि भाई इसको खरीदना ही एक बहुत बड़ी बात है, इसको मैनेज करना और इसको कैसे क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक डिजिटल साक्षरता भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक मुद्दा और भी निकल कर आता है, चुनौती ये निकल कर आती है कि एक तो हमारे यहाँ वैश्विक स्तर पर दूसरे नंबर की जनसंख्या है विश्व में। अब अगर रोबोट आ जाएंगे तो यहाँ बहुत भारी संख्या में जो लोग हैं, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। ये मुद्दा बहुत बड़ा है।
ये मुद्दा बहुत बड़ा है। अब आप सोच कर देखिए कि एक फैक्ट्री में 1000 लोग काम करते हैं। अब 1000 लोगों की जगह रोबोट को काम में लाया गया, तो जो 1000 लोग निकलेंगे उनका क्या होगा? वो तो बेरोजगार हो जाएंगे ना, उनकी नौकरी तो छिन जाएगी ना। तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब आप सोच कर देखिए कि एक बैंकिंग सिस्टम होता है या एक शिक्षक होता है। अब शिक्षक जैसे एक व्यक्ति है, एक टीचर बनने की तैयारी करता है कि भाई वो पहले अपना बीएड करता है, बीएड करने के बाद फिर टेट, सुपर टेट और बाकी सारे एग्ज़ाम, टेट क्वालिफाई करता है, सारी चीज़ें वो पीटी मेंस क्वालिफाई करता है। अब पीटी मेंस की ही चीज़ें जो वहाँ कराना है उसी एक रोबोट के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, तो होगा क्या कि रोबोट के अंदर डाल दिया गया, सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग कर दी गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया गया, सारी चीज़ें बिल्कुल कर दिया गया। अब जितने भाई जो रोबोट हैं, रोबोट अपना जा रहे हैं टीचिंग दे रहे हैं सब लोगों को। तो आप सोच कर देखिए, जो एक टीचर है तो उसका क्या होगा? सरकारी, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी है, तो उन क्षेत्रों में भाई जो व्यक्ति लगे हैं वो तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। हर एक फील्ड में आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए कि भाई जहां पर मनुष्य कार्य कर रहा है, वहां जो लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं, उनकी जगह पर रोबोट आएगा तो लोग कहां जाएंगे? उनकी आय सर्जन का क्या होगा? ठीक है, तो ये उनकी एक सामाजिक स्थिति भी बिगड़ेगी। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, तो ये और सबसे बड़ी बात कि एक मुद्दा और भी है रोबोटिक्स के अनुप्रयोग में कि सबसे जो स्कूल हैं, अब कोई बहुत बड़ा स्कूल है तो वो तो खरीद लेगा, ठीक है, लेकिन बड़ी मात्रा में जब रोबोटों को खरीदा जाएगा तो उसके लिए हमें भाई पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। तो स्कूल वाले क्या है, इतना इन्वेस्ट करने की नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रोबोटिक्स के समक्ष चुनौतियाँ भी हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को मात्र 125 शब्दों में आप लोगों को बेहतर तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अच्छे से चीज़ों को करिए और अपना फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का फॉर्म भरे जा रहे हैं, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को आप करने का प्रयास करिए। वैकेंसी भी आ गई है, 400 वैकेंसी है और इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 के पेड ग्रुप में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। जो लोग भी अपना यूपीपीसीएस मेंस और पीटी जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178, तो यह नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।